जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू सेशन प्री सिक्योर में हम लोग 7 मई 2025 को जो रिसेंट में करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज में टॉपिक्स हैं सिविल सर्विसेज से इंपॉर्टेंट, उसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक होगा पहले मिशन मौसम, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर इनडायरेक्टली ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। तो इससे रिलेटेड क्या एमसीक्यू बन सकता है, दैट वी विल सी इन डिटेल। देन द नेक्स्ट टॉपिक इन न्यूज, मॉक ड्रिल्स, जो कि बड़ा पॉपुलर है। आज 7 मई 2025 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स, इवन विलेज लेवल पर भी, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं, विलेज लेवल पर भी मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करवा रही है, सो दैट द इंडियन शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की वजह से जो सिचुएशन चेंज हो रहे हैं, इसमें हर भारतीय का कर्तव्य है कि हम तैयार रहें, अपने देश के साथ हमेशा खड़े रहें, देशवासियों के साथ खड़े रहें। तो ये जो मॉक ड्रिल्स है, ये मॉक ड्रिल उसी वजह से करवाया जा रहा है। ये किस रूल के अकॉर्डिंग होता है? सिविल डिफेंस रूल के अकॉर्डिंग। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग इसके प्रोविजंस है, वो सारे एग्जाम इंपॉर्टेंट, एग्जाम से रिलेटेड चीजें हम लोग आज इस एमसीक्यू में देखेंगे। देन वी विल सी अनदर टर्म इन न्यूज, पाइनएप्पल एक्सप्रेस। ये पाइनएप्पल एक्सप्रेस पाइनएप्पल ले जाने वाली कोई ट्रेन नहीं है, बल्कि ये पाइनएप्पल एक्सप्रेस अगेन रेन से रिलेटेड या वेदर से रिलेटेड, एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट से रिलेटेड न्यूज होगा। यूपीएससी या एपीएससी को ऐसे क्वेश्चंस पूछने की बड़ी आदत होती है, वहां हम पाइनएप्पल खाते हुए आंसर नहीं दे सकते, हमें पहले से आंसर मालूम होना चाहिए। देन वी विल सी ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस। ये कुछ महीने पहले का न्यूज है, बट बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई मैंने आज इसको फिर से लिया है। देन वी विल सी गोल्ड डिपॉजिट्स इन इंडिया। इंडिया के किस स्टेट में गोल्ड का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, पर सिर्फ प्रोडक्शन ज्यादा होना और गोल्ड के डिपॉजिट ओर्स के फॉर्म में, दोनों में फर्क है, तो वो डिफरेंस हम समझेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया। यहां पे हम लोग आसाम के एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का डिस्कशन करेंगे जो न्यूज में था। और कल जो मैंने तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे, उन प्रैक्टिस क्वेश्चन का भी डिटेल सॉल्यूशन आज के सेशन के एंड में भी तुम्हारे लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन अटैच्ड होगा। अब से हर रोज प्री सिक्योर में आपके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रहेंगे कि आप पहले ये क्वेश्चंस का डिस्कशन हमसे आज सुन लीजिए और फिर लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए, ठीक है। सो कम टू फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू मिशन मौसम। पहला स्टेटमेंट मिशन मौसम से रिलेटेड क्या कह रहा है कि मिशन मौसम जो है, इसमें 2000 करोड़ का इनिशिएटिव है। ऐसे टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये फिगर हमें याद रखना है और ये करेक्ट है कि 2000 करोड़ इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। किस चीज के लिए? फॉर एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशंस एंड फॉरकास्टिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। देखो 2000 करोड़ का प्लान है, ये तो हमने मान लिया, ये तो हमने जान लिया कि एकदम सही है। अब जरा टर्म पे ध्यान देते हैं, मिशन मौसम, और मौसम से रिलेटेड यहां पर है कि वेदर इवेंट्स को फोरकास्ट करना, एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशंस करना, चाहे वो रेन हो, थंडर स्टॉर्म हो, इन सारी चीजों से रिलेटेड पहले से इंफॉर्मेशन गैदर करना। इसलिए जो प्रोजेक्ट है उसका नाम मिशन मौसम से बढ़िया और क्या हो सकता है। इस तरह करके प्रोजेक्ट्स का या मिशन का नाम रखा जाता है। आज सुबह ही हम सारे भारतवासियों को भारत सरकार ने और हमारे जो हमारे इंडिया के प्राइड है, हमारे आर्म्ड फोर्सेस, उन्होंने हमें ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेसफुली कंडक्ट होने की बात बताई, जो हम सब भारतवासियों के लिए एक रिलीफ, एक प्राउड का मोमेंट है कि पाकिस्तान से आने वाले जो टेररिस्ट हैं, जिन्होंने हमारे भारतवासियों को, हमारे भाइयों बहनों को बेमौत पहलगाम में मारा टेरर अटैक में, उनका बदला, उनका जस्टिस लिया गया है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ ब्रिटिश हुकूमत से, तो पाकिस्तान भी एक नया देश बनकर आया था, पर उन्होंने आतंकवाद चुना और हमेशा हमें, भारत को हमेशा तकलीफ देने की, परेशान करने की कोशिश की। वो कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें ही गिरता है। आज उनके हालात बदतर है, पर बाज नहीं आने वाले हैं, नहीं सुधरने वाले हैं। तो कल का ये ऑपरेशन सिंदूर और जिस तरह से आज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की फीमेल ऑफिसर्स ने ब्रीफिंग किया, वो एक मैसेज है उनके लिए कि इंडिया का मेल हो, फीमेल हो, कोई भी कम्युनिटी का इंसान हो, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, उसका मजहब कुछ भी हो, उसका रिलीजन कुछ भी हो, वो सबसे पहले इंडियन है और एक साथ खड़ा है पाकिस्तान के आतंकवाद के अगेंस्ट में और ऐसे किसी भी फोर्सेस के अगेंस्ट में जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, है ना। तो ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड ये चीजें याद रखिएगा। स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे ऑपरेशन सिंदूर के डिटेल्स कवर्ड हैं, प्रशांत सर ने कवर करवाया है, वो भी एक बार देख लेना। तो पहला स्टेटमेंट तो सही था मिशन मौसम से रिलेटेड। सेकंड क्या है? द नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटिंग दिस प्रोग्राम इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अगेन इट इज करेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ही वो नोडल एजेंसी है, विथ IMD and IITM Pune and the National Center for Medium Range Weather Forecasting as implementing bodies.
एटलीस्ट एट आईएमडी और आईआईटीएम पुणे का नाम याद रखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के साथ मिलकर ये लोग मिशन मौसम को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करवाने वाले हैं। ये दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो हमारा आंसर तो न्यूज में बने रहने के लिए ये न्यूज का एक क्लिप है। हमारा आंसर तो हमें मिल गया है सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। जहां तक हमने पहले स्टेटमेंट की बात की तो वो एनालाइज हमने कर ही लिया है कि 2000 करोड़ का एक इनिशिएटिव है जो वेदर फोरकास्ट में हमें हेल्प करेगा ताकि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से, बाढ़ की वजह से, आंधी तूफान की वजह से कभी भी जान माल की हानि नहीं हो, जान माल का नुकसान नहीं हो। आईएमडी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, साथ में आईआईटीएम एंड नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग के साथ मिलकर इस मिशन मौसम को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करवाने जा रहा है। हम आईएमडी की थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। तो गाइज, आईएमडी का एस्टेब्लिशमेंट प्री इंडिपेंडेंस इरा में 1875 में हुआ था। अभी जिस प्री इंडिपेंडेंस की बात मैं कर रहा था 1875 में, मतलब ब्रिटिश का इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो देयर वर फ्यू ब्रिटिश जिनका इंटेलेक्चुअल अलाइनमेंट इंडिया की तरफ होता था या साइंटिफिक इंटेलेक्चुअल अलाइनमेंट होता था। उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी या फिर आईएमडी और ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस बनाए और उनकी एक नीड भी होती थी। अब सिंस पहले कलकत्ता ब्रिटिश का कैपिटल है, बाद में दिल्ली ब्रिटिश का कैपिटल बना या बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी है, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से उनको भी नुकसान होता था। दैट्स व्हाई वो लोग भी इसका ध्यान रखते थे। ब्रिटिश ने 1875 में बनाया। पहले इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता, फिर कलकत्ता से शिमला और फाइनली हेडक्वार्टर कहां शिफ्ट किया गया है? न्यू दिल्ली में। अलग अलग जगहों पर हेडक्वार्टर होने के बाद अभी प्रेजेंट में हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। पहले अलग जगहों पर हेडक्वार्टर हुआ करता था। हम आईएमडी की बात करें तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जैसे रेनॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन का भी एक पार्ट है इंडिपेंडेंस के बाद 1949 से। एंड आज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड सेंटर्स हैं। उन 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड सेंटर में से एक हमारा इंडिया का आईएमडी है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। यही देखो इंडिया ने कैसा डेवलपमेंट किया और पाकिस्तान किस तरह से पिछड़ा हुआ है, इसका एक प्रमाण यहां पर भी है। आईएमडी के हम काम की बात करें तो आईएमडी एक प्रिंसिपल एजेंसी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, जो भी मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन इंडिया में किया जाएगा। वेदर फोरकास्टिंग एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही भी हो गया, और साथ ही साइड सिस्मिक एक्टिविटी से रिलेटेड सिस्मोलॉजी में भी आईएमडी का वर्क होता है। ये चीज याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में आईएमडी सिस्मोलॉजी से रिलेटेड स्टेटमेंट आ गया तो तुम कंफ्यूज नहीं होना। बिल्कुल, आईएमडी इज ऑल्सो वर्किंग फॉर सिस्मोलॉजी एंड सिस्मिक एक्टिविटीज। इसके काम की बात करें तो आईएमडी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है और इसके हेड डायरेक्टर जनरल होते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी, जो प्रेजेंट में श्री मृत्युंजय मोहापात्रा जी हैं। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है कि आईएमडी के डायरेक्टर जनरल प्राइम मिनिस्टर है या मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैं, वैसा कुछ नहीं है। इनका डायरेक्टर खुद इनका डायरेक्टर जनरल होता है। राइट, दिस मच वी विल रिमेंबर अबाउट आईएमडी एंड प्रोजेक्ट मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब सिविल ड्रिल्स, जो मॉक ड्रिल्स हो रहे हैं और सिविल डिफेंस रूल से रिलेटेड। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द सिविल डिफेंस एक्ट 1968 empowers the government to conduct mock drills to prepare civilians for emergencies like hostile attacks। कोई भी मॉक ड्रिल हो रहा है, सरकार कोई भी काम करवाती है तो उसके पीछे एक बैकिंग होता है, कोई पर्टिकुलर रूल होता है, कोई पर्टिकुलर एक्ट होता है। और आज जो ये मॉक ड्रिल्स करवाया जा रहा है, ऐसे मॉक ड्रिल पहले भी 1971 में भी करवाए गए इंडिया पाकिस्तान वॉर के ड्यूरेशन में, या भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई उसके बाद भी भोपाल में या इंडिया के कई शहरों में ऐसे मॉक ड्रिल्स करवाए गए। तो उसके पीछे किस एक्ट का सहारा लिया जाता है? वो एक्ट है सिविल डिफेंस एक्ट 1968। और इसी सिविल डिफेंस एक्ट 1968 के अकॉर्डिंग सिविल डिफेंस रूल 1968 प्रिपेयर किया गया, जिससे सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये पावर मिलते हैं ड्रिल्स करवाने के। पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा क्या? देयर आर प्रोविजंस फॉर फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ इन केस अ पर्सन कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस रूल्स। याद रखना, आज कई ज्ञानी लोग हैं जो लोग सरकार के साथ असहमति होने की वजह से, आप सरकार के साथ असहमति बनाए रख सकते हैं, बिल्कुल आप सरकार के मंत्रियों के साथ भी असहमति रख सकते हैं, पर देश में जब विपदा आती है, जब टेरर अटैक होता है या पड़ोसी देश के साथ अच्छे संबंध नहीं है, वॉर जैसे सिचुएशन हो सकते हैं, उस केस में सरकार के साथ अपनी असहमति दिखाने का समय नहीं होता है। तभी समय होता है कि हम सरकार के साथ, सारे भारतवासियों के साथ, अपनी सेना के साथ खड़े रहें।
पर आज ऐसे कई फर्जी ज्ञानी लोग हैं जो आपको ज्ञान देंगे कि ऐसा नहीं कुछ करना है, हम ये नहीं करेंगे, हम फलाना मंत्री जी के साथ नहीं करेंगे, हम प्रधानमंत्री के साथ नहीं देंगे। वैसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है, इवन आपको 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। ये स्टेटमेंट भी सही है, याद रखिएगा, अवेयरनेस के लिए भी। Third statement, the 2025 mock drills include measures like air raids, siren tests, blackout simulations and training civilians, but excluded evacuation plan rehearsals. जल्दबाजी में अगर कोई स्टेटमेंट, अगर कोई एस्पिरेंट ये स्टेटमेंट पढ़े, वो इसको सही मान लेगा, क्योंकि यहां तक तो सही ही था, पर ये जो लिखा हुआ है ना बट एक्सक्लूडेड इवैक्यूएशन, ये गलत है। एक्चुअली इट ऑल्सो इंक्लूडेड इवैक्यूएशन मेजर्स, कि किसी बिल्डिंग में सपोज स्कूल में या हॉस्पिटल में या मॉल में सपोज वैसे सिचुएशन होते हैं। भारत हर चीज के लिए तैयार है, हम सारे भारतवासी हर चीज के लिए तैयार हैं, पर फिर भी युद्ध ना हो, यही सबकी, हमारी भारत की भी, भारत सरकार की भी, सबकी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि बिना युद्ध में जाए भी अगर जो लोग दोषी हैं उनको सजा मिल जाए तो सही है। पर अगर युद्ध होगा तो उसके लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं, और उस केस में इवैक्यूएशन मेजर्स को भी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करवाने के लिए आज मॉक ड्रिल में इंक्लूड किया गया है। पर इस स्टेटमेंट में मैंने थोड़ा सा चेंज किया था ताकि तुम अलर्ट बने रहो। सो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, आंसर हमारा बन जाएगा 1 and 2 ओनली। दिस मच यू नीड टू रिमेंबर अबाउट मॉक ड्रिल्स। और यहां ऑपरेशन सिंदूर, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अभी आपको मैंने बताया ही। बहादुर सेना के अफसर, फीमेल अफसर। सो हमारा मॉक ड्रिल सिविल डिफेंस एक्ट 1968, उसके अकॉर्डिंग जो रूल बना है, सिविल डिफेंस रूल 1968, उसके अकॉर्डिंग कंडक्ट करवाया जा रहा है। और बिल्कुल अगर आप इसको फॉलो नहीं कर अब आप अपने घर में रहकर फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये तो एक अवेयर सिटीजन की तरह सही काम नहीं करना है, बिल्कुल गलत काम किया जा रहा है। आपको फॉलो करना चाहिए, लेकिन आप जानबूझकर उसमें बाधा डालने की कोशिश कीजिएगा, तब तो बिल्कुल फाइन लगाया जाएगा, और इंप्रिजनमेंट भी 3 साल तक का हो सकता है, 3 इयर्स तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइनएप्पल एक्सप्रेस। पाइनएप्पल एक्सप्रेस ये कोई ट्रेन नहीं है, गोवा एक्सप्रेस और संघमित्रा एक्सप्रेस। संघमित्रा एक्सप्रेस के बारे में तुम लोगों को मैंने पढ़ाया है क्लासेस में, जरा मुझे बताओ तो कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज संघमित्रा एक्सप्रेस और क्यों मैं ये पूछ रहा हूं संघमित्रा एक्सप्रेस। इंडिया के हिस्ट्री के साथ इसका कुछ लेना देना है क्या संघमित्रा एक्सप्रेस का? जरा मुझे बताइएगा संघमित्रा एक्सप्रेस के बारे में। पाइनएप्पल एक्सप्रेस, तो पहला ऑप्शन है कि इट इज ए हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट, नहीं ऐसा कुछ नहीं। इट इज ए ट्रेड रूट अक्रॉस द पैसिफिक ओशन, बिल्कुल नहीं। इट इज ए नैरो बैंड ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर ट्रांसपोर्टिंग ट्रॉपिकल ह्यूमिडिटी टू द यूएस वेस्ट कोस्ट, यस। एक नैरो बैंड ऑफ एटमॉस्फेरिक करंट है जो कि मॉइस्चर कंटेंट लेकर जा रहा है, और इतना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट है कि उससे अमेजोन रिवर से दुगना पानी उसमें होता है। तो जहां पर वो मॉइस्चर कंटेंट बारिश के फॉर्म में गिरेगा, वहां पर सडन फ्लड आ सकता है, क्लाउड ब्रस्ट जैसे सिचुएशन हो सकते हैं, इसलिए इसको एक्सप्रेस नाम से बुलाया जाता है। पाइनएप्पल एक्सप्रेस कह के नाम दिया गया है इसका। दिस इज पाइनएप्पल एक्सप्रेस, ये इस तरह से न्यूज में था अभी रिसेंटली फरवरी 2025 के न्यूज में पाइनएप्पल एक्सप्रेस। तो पहला चीज तो हम जान गए कि पाइनएप्पल एक्सप्रेस एक एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर करंट है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर बैंड है, राइट। दिस इज कैरिंग मॉइस्चर टुवर्ड्स द यूएस वेस्टर्न कोस्ट, जिससे यूएस के वेस्टर्न कोस्ट कैलिफोर्निया वाले रीजन में काफी तेज बारिश हो सकती है। अगर हम इसके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहां ध्यान दो, ये जो वाटर वेपर करंट है, ये जो जा रहा है, तो जैसे नदी में पानी बहता है उसी तरह इसमें नदी के पानी से भी कहीं ज्यादा पानी, जैसे यहां देखो एक एवरेज फिगर क्या लिखा हुआ है, एन एवरेज एटमॉस्फेरिक रिवर कैरीज 25 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ मिसिसिपी रिवर एंड ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द अमेजोन रिवर। मिसिसिपी रिवर से 25 गुना ज्यादा पानी और अमेजोन रिवर से 2 गुना ज्यादा पानी एक ऐसा एटमॉस्फेरिक रिवर कैरी करता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज। तो आप याद रखिएगा कि एटमॉस्फेरिक रिवर क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक रिवर्स हो गए लॉन्ग नैरो कॉरिडोर्स इन एटमॉस्फेयर, इसका एटमॉस्फेयर से लेना देना है। अब रिवर में पानी होता है तो ये पानी लेकर जाएंगे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू द हायर लैटिट्यूड, ट्रॉपिक से हायर लैटिट्यूड पे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कैरी करते हैं। सिंस दे आर ऑफन रेफर्ड एज रिवर इन द स्काई, क्यों? क्योंकि इनके पास वाटर कंटेंट काफी ज्यादा होता है, एंड दे इन्फ्लुएंस द वेदर पैटर्न एंड प्रेसिपिटेशन। और इन्फ्लुएंस तो करेंगे ना गाइस वेदर पैटर्न को या प्रेसिपिटेशन को। अब मॉइस्चर कंटेंट जब नॉर्मल होगा तो नॉर्मल बारिश होगी, पर मॉइस्चर कंटेंट अमेजोन रिवर का दुगना होगा तो फिर तो वेदर कंडीशन को एक्सट्रीमली इंपैक्ट करने वाला है। एंड सो वी शुड रिमेंबर अबाउट इट, हमें इस टर्म के बारे में जानना है, याद रखना है।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस के बारे में। रिसेंटली दिस ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस वाज कंडक्टेड। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस 2024 वाज हेल्ड इन दिल्ली एंड एम्फेसाइज्ड, हेल्ड इन दिल्ली, बिल्कुल ये दिल्ली में ही कंडक्ट करवाया गया था, एंड एम्फेसाइज्ड द रोल ऑफ सॉइल हेल्थ इन फूड सिक्योरिटी। बिल्कुल फूड सिक्योरिटी में सॉइल हेल्थ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सॉइल का हेल्थ अगर मेंटेन नहीं किया जाएगा तो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड थ्रेट या क्राइसिस अराइज होते हैं। क्लाइमेट चेंज, यस, एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो इन सारी चीजों में सॉइल का इंपॉर्टेंस है, और उस चीज को डिस्कस करने के लिए ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस रिसेंटली न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। The conference was jointly organized by Indian Society of Soil Science and Food and Agriculture Organization. This statement is not correct. Food and Agricultural Organization और Indian Society of Soil Science ने नहीं, बल्कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज करवाया है, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस एंड द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस, इन दोनों ने मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस एंड इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस, इन लोगों ने मिलकर, इन दोनों ग्रुप ने मिलकर ऑर्गेनाइज करवाया था। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रिसाइड किया, उस सेशन को अटेंड किया। इसका पर्पस हो गया सॉइल हेल्थ को मेंटेन करना, सॉइल हेल्थ को बनाए रखना, ताकि फूड सिक्योरिटी या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई भी चैलेंज नहीं हो, एंड साथ ही साथ हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, लाइफ ऑन लैंड, इसको भी हम एड्रेस कर सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 15 लाइफ ऑन लैंड को भी एड्रेस कर सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड टॉपिक आप पढ़िए। वन डे आई विल कवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेपरेटली एज वेल, that is important from the perspective of environment and ecology, right? नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर हम बात कर लें इस कॉन्फ्रेंस का, तो इस कॉन्फ्रेंस का थीम रखा गया था केयरिंग सॉइल्स बियॉन्ड फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। मतलब सॉइल की जो केयरिंग है, सॉइल का जो केयर है, वो फूड सिक्योरिटी से कहीं आगे ले जाकर कहां तक सॉइल के सिक्योरिटी से रिलेटेड बात करना, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड इकोसिस्टम सर्विसेज में। बात भी सही है, सॉइल को डिपेंडेंसी हम फूड सिक्योरिटी के लिए तो देखते ही हैं, पर इसके अलावा क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी, सॉइल में हार्मफुल केमिकल्स नहीं रहेंगे, तो वो हार्मफुल केमिकल्स सपोज एटमॉस्फेयर में भी रिलीज नहीं हो रहे हैं, फिर वापस वो एसिड रेन के रूप में धरती पर भी नहीं गिर रहे हैं, तो इससे भी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन हो गया, एंड ऑब्वियसली इकोसिस्टम सर्विसेज में तो सपोर्टिव होगा ही। ये एक थीम डिसाइड किया गया था ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू अकरेंस ऑफ गोल्ड एंड माइनिंग इन इंडिया। तो पहला स्टेटमेंट है गोल्ड इन इंडिया इज प्राइमरली फाउंड इन इग्नियस मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स इंक्लूडिंग रिवर सैंड्स। यस, ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी या एपीएससी या बाकी सिविल सर्विसेज में पूछा जाता है, क्योंकि यहां पर इसको ज्योग्राफी से कनेक्ट कर दिया गया और प्रेजेंट से भी कनेक्ट किया जाएगा कि गोल्ड जो है वो कौन से रॉक्स में मिलता है, इग्नियस मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स में। बिल्कुल सही बात है, गोल्ड इग्नियस मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। कर्नाटका इज द लीडिंग स्टेट इन बोथ गोल्ड प्रोडक्शन एंड नोन गोल्ड डिपॉजिट्स इन इंडिया। अब यहां पर थोड़ी सी बात ट्रिक है, कर्नाटका में वो जो केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड है, जिसके बारे में एक मूवी भी बनी थी, धूम धड़ाका वाली मूवी, तो कोलार गोल्ड फील्ड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्वॉयर, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, बिल्कुल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और कर्नाटका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन लार्जेस्ट डिपॉजिट कर्नाटका में नहीं है। कर्नाटका के पास लार्जेस्ट गोल्ड प्रोडक्शन तो होता है कर्नाटका से, लेकिन जब हम डिपॉजिट की बात करेंगे तो डिपॉजिट इंडिया में गोल्ड का सबसे ज्यादा कहां, बिहार में। एक बड़ी चौंकाने वाली फैक्ट है, बट यस, बिहार में गोल्ड का ज्यादा डिपॉजिट है ओर के फॉर्म में। अब वो एक्सट्रैक्शन नहीं कर पा रहे हैं बिहार की सरकार या माइनिंग डिपार्टमेंट, दैट्स वाई प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो पाता है। चलिए थर्ड स्टेटमेंट रिलेटेड टू माइनिंग इन इंडिया। तो अब इन तीनों स्टेटमेंट से रिलेटेड हम आगे देखते हैं किस तरह से इन तीनों स्टेटमेंट का रिलेवेंस है, क्या क्या सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही था, हम देख चुके हैं। थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट रिलेटेड टू माइनिंग। सेकंड का इनवैलिडेशन हम चेक कर चुके हैं। थर्ड क्या है, द एमएमडीआर एक्ट 1957 इज द प्राइमरी लेजिस्लेशन रेगुलेटिंग द माइनिंग सेक्टर इन इंडिया। माइनिंग सेक्टर इंडिया में एमएमडीआर एक्ट के अकॉर्डिंग रेगुलेट होता है। दिस इज अ फैक्ट विच यू शुड रिमेंबर। जहां तक हम गोल्ड की बात करेंगे तो ये इग्नियस मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। काफी डीप गोल्ड माइंस होते हैं, गोल्ड माइंस जो होते हैं वो काफी डीप होते हैं, वेरी डीप।
और ऐसे डेप्थ पर इन रॉक्स में गोल्ड डिपॉजिट्स आपको मिलते हैं। समटाइम्स गोल्ड डिपॉजिट्स आर आल्सो फाउंड इन प्लेसर डिपॉजिट्स। तो हम प्लेसर डिपॉजिट्स किनको बोल रहे हैं? रिवर सैंड्स को बोल रहे हैं, जहां पर आपको गोल्ड माइंस मिल सकते हैं। समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स मिल सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन रॉक्स में मिलता है। स्टेटमेंट 2 जहां तक बात थी, तो कर्नाटका बिल्कुल टॉप प्रोड्यूसर है, लेकिन उसके बाद हम सेकंड बात करें तो कर्नाटका के बाद सेकंड टॉप प्रोड्यूसर आंध्र प्रदेश है, लेकिन टॉप जो डिपॉजिट है वो कर्नाटका में नहीं, वो बल्कि बिहार में मिलता है, अराउंड 44%। बिहार के बाद राजस्थान में अराउंड 25% डिपॉजिट ओर के फॉर्म में, एंड देन कर्नाटका। ठीक है, तो प्रोडक्शन के केस में हम बात करेंगे तो कर्नाटका टॉप पर है गोल्ड में। कर्नाटका इज इन टॉप इन फॉर्म ऑफ गोल्ड प्रोडक्शन, लेकिन गोल्ड डिपॉजिट के केस में बिहार है, बिहार के बाद राजस्थान है, और तब थर्ड नंबर पर कर्नाटका है ना। तो ये चीज क्या दिखा रहा है कि भले कर्नाटका के पास गोल्ड डिपॉजिट ओर्स के फॉर्म में कम है, बट सही टेक्नोलॉजी यूज करके, सिस्टम को सही तरीके से स्ट्रीमलाइन करके इन्होंने प्रोडक्शन बड़ा अच्छा किया है, एंड दैट इज कंट्रीब्यूटिंग इन द इकोनॉमी ऑफ कर्नाटका एज वेल। हम ओवरऑल गोल्ड डिपॉजिट्स की बात करें तो पूरी दुनिया में गोल्ड डिपॉजिट सबसे हाईएस्ट ऑस्ट्रेलिया में, देन साउथ अफ्रीका एंड देन रसिया में है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड की बात करें तो स्विट्जरलैंड, यूके एंड यूएसए है, ये फिगर्स याद रखिएगा। और लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व की बात करें ना, तो सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व यूएसए के पास मिलता है, रिजर्व के फॉर्म में, मतलब यूज कर सके, वो करेंसी के फॉर्म में भी गोल्ड को यूज किया जा सकता है, पहले किया भी जाता था। तो ये फिगर याद रखिए। स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, जहां पे माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो है वो इंडिया में गोल्ड माइनिंग को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन असम, इंडिया। इससे रिलेटेड पहला स्टेटमेंट क्या, सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ पार्ट ऑफ सोनितपुर कामेंग एलिफेंट रिजर्व एंड लाइज एडजेसेंट टू नामेरी नेशनल पार्क। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। इट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एंड सपोर्ट्स अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग एशियन एलिफेंट्स, गौर्स, हॉर्नबिल। अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट। रिसेंटली यहां पे रॉयल बंगाल टाइगर भी देखा गया था, हालांकि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए इस सेंचुरी को नहीं जाना जाता है, बट रिसेंटली रॉयल बंगाल टाइगर वाज साइटेड इन सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। द सेंचुरी इज बाउंडेड बाय मानस एंड संकोस रिवर। द थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये जो सेंचुरी है, मानस एंड संकोस रिवर, इसकी बाउंड्री नहीं ड्रॉ करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो अभी हम देखेंगे कि कौन से रिवर इसकी बाउंड्री ड्रॉ करता है। द हिंदू में इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया है, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला स्टेटमेंट जहां तक बात है सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, तो सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इज अ पार्ट ऑफ सोनितपुर कामेंग एलिफेंट रिजर्व एंड ऑल्सो लोकेटेड नियर नामेरी नेशनल पार्क। नामेरी नेशनल पार्क के पास में ही है, एंड दैट्स व्हाई इन दोनों के बीच एक ट्रांस बाउंड्री हैबिटेट कॉरिडोर का काम करेगा, मतलब दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क के बीच कॉरिडोर बनाने का काम। तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट पॉपुलरली इट इज नोन एट ज्वेल ऑफ असम। याद रखो, अगर एपीएससी का एग्जामिनेशन दे रहे हो, एपीएससी के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको ज्वेल ऑफ असम के रूप में याद रखा जाता है। इवन दिस कैन बी आस्क्ड इन यूपीएससी एज वेल, यूपीएससी भी पूछ सकता है, बट एपीएससी में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्वेल ऑफ असम, ज्वेल ऑफ असम के फॉर्म में किसको याद रखा जाएगा? सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, जैसा मैंने बताया ये एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है। फॉरेस्ट टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड मॉइस्ट डेसिडिवस फॉरेस्ट जो कि इस रीजन में मिलते हैं, वो आपको यहाँ पर भी दिखेंगे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज ऑल्सो प्राइमरली नोन फॉर एलिफेंट्स एंड इंडियन बाइसन, जो आपको इस सेंचुरी में प्राइमरली मिलेंगे। और रिसेंटली रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया था, रिसेंटली देखा गया था, पॉपुलरली मिलता नहीं है बट रिसेंटली देखा गया। बाउंड्री की बात करें तो यहाँ पे मानस एंड संकोस रिवर नहीं, दिस सेंचुरी इज बाउंडेड बाय गभारू रिवर एंड गलगेली रिवर्स एंड ऑल्सो क्लोज टू बुरोई रिवर। पर मानस रिवर या ब्रह्मपुत्र रिवर या संकोस रिवर इन पॉपुलर रिवर के साथ इसका रिलेशन नहीं है, इसका रिलेशन दूसरी रिवर्स के साथ है, जैसे गभरू रिवर है, गलगेली रिवर्स है एंड बुरोई रिवर्स है। तो ये वाला फैक्ट एकदम आप याद रखिएगा, ताकि एक स्टेटमेंट की वजह से आपका क्वेश्चन गलत ना हो। दिस मच वी विल कवर इन टुडेज प्री सिक्योर करंट अफेयर्स डिस्कशन में। ये कल जो मैंने तुम्हारे साथ 2 क्वेश्चन दिया था प्रैक्टिस क्वेश्चन, उस प्रैक्टिस क्वेश्चन का डिटेल आंसर है यहाँ पर। तुम में से कई लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में किया, बाकी लोग शायद
ज्यादा बिजी हो गए थे क्या? बाकी लोग भी आंसर करके बताओ। ये डिटेल्ड आंसर, पहले वाले क्वेश्चन के सारे स्टेटमेंट करेक्ट थे। सेकंड क्वेश्चन जो एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस से रिलेटेड था, उसमें एक स्टेटमेंट रॉन्ग था कि एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस इज अ कंसर्न फॉर हाई इनकम कंट्रीज। ऐसा नहीं है, एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस हाई इनकम, लो इनकम सारे कंट्रीज के लिए कंसर्न है, स्पेशली लो इनकम कंट्रीज के लिए तो बहुत ज्यादा। ठीक है, आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन 7th में 2025 के, तो आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है द टर्म ऑरेंज इकोनॉमी रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑरेंज इकोनॉमी इनमें से किसको रेफर करता है? कल इस टर्म को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा तुम्हारे साथ, पर आज आंसर तुम मुझे ढूंढ कर बताओगे। और दूसरा स्टेटमेंट है रिफरेस टू पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये साइंस एंड टेक या डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स में आएगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर। सो दिस मच वी विल कवर इन टूडेज प्री सिक्योर करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन सेशन। पढ़ाई अपनी आप अच्छे से करते रहिए, देश के हालात जैसे भी हों उसके लिए भारत देश की सरकार है, भारत की सेना है और हम सब भारतवासी हैं, पर अपना अपना कर्तव्य सबको करते जाना है। ठीक है, सो स्टडी वेल, टेक केयर, जय हिंद।